हम लोगों ने लास्ट सेशन में पीजीबीपी के सेक्शन 28 के बारे में डिस्कस किया था। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि किया क्या था, और साथ साथ आप लोग बोलेंगे। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, इधर हो जाए बाबू थोड़ा। हाँ, सेक्शन 28 चार्ज, हाँ चार्जिंग सेक्शन। Any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year. Second, मैंने बताया था, in case of an export SSE, profit on sale of import license, profit on sale of duty entitlement passbook, cash assistance and duty drawback. थर्ड मैंने बताया था, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। फोर्थ मैंने बताया था, द वैल्यू ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency। एक छूट गया था इसमें, देखो आज याद आ रहा है, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लास्ट टाइम करेंगे उसी थर्ड पार्ट है उसका। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन के दो पार्ट के बाद तीसरा है वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद मैंने बताया था, एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीट बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर or profession, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee fees, license or such type of commercial right, yes or no। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रेड है, प्रोफेशनल्स है, अपने मेंबर्स के साथ कोई डीलिंग करता है तो वो भी यहाँ पर पीजीबीपी में अराइज होगा। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और एनी अदर रिमनरेशन, वॉट एवर द नेम कॉल्ड इज, due to or received by any partner from its partnership, due to or received by any partner from its partnership firm shall be charged to tax under that PGBP। याद आया? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी याद आया? लास्ट में दो और मैंने बताए थे पॉइंट, कि अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दें अपने स्टॉक इन ट्रेड को, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होगा कॉस्ट के साथ, वो प्रॉफिट भी हमारा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 35 एडी में जिसका बेनिफिट मिल चुका है, उन एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं तो वो भी पीजीबीपी में ही आएगी, बताया था डिटेल में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब है? वेस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम अपना सुने, थर्ड पार्ट है इसका, ये सेकंड में सी, अगर कोई सुने, इधर छोड़ दें, अगर कोई कंसर्न है वो अपने मैनेजमेंट के हिस्से को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे। जैसे जब शुरू में बीएसएनएल आया, खूब चलता था, लाइन लगी रहती थी लोगों की सिम लेने के लिए। अगर 1998 99 की बात करें तो नया नया चस्का था बिल्कुल लोगों का। उसके बाद अचानक रिलायंस आया, उसने हर हाथ में फोन दे दी, 500 रुपए में पकड़ा दी, है कि नहीं? हर आदमी के हाथ में फोन हो गई, मोबाइल फोन, रिक्शे वाला भी जा रहा है मोबाइल फोन। उस समय बड़ा अजीब लगता था, मेरे पास नहीं है, रिक्शे वाले के पास है कि नहीं, तो अजीब एक कॉम्प्लेक्स फील होता था लोगों को। अब हुआ क्या, बहुत ज्यादा सक्सेस कर गया, फ्लॉप कर गया तो कौन? बीएसएनएल धीरे 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 फ्लॉप करने लगा मार्केट में। गवर्नमेंट को लगी चिड़, वो गए रिलायंस वाले के पास, क्या भाई अपने डायरेक्टर को इधर ट्रांसफर करो। तो उसने कहा ऐसे कैसे कर दें? उसने कहा 500 करोड़ देंगे, मैनेजमेंट का पार्ट है, वही तो संभाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग को तो यही सिखाया जाता है, एक अच्छा मैनेजमेंट होता है तो गिरे हुए बिजनेस को भी ऊपर ले जाता है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा बिजनेस है, खराब मैनेजर आ गया तो बड़े हुए बिजनेस को भी जमीन पर ला देता है, यही तो सीखा है। तो गवर्नमेंट को भी ये बात मालूम थी, तो वो गए बीएसएनएल से, बोले भाई तू, बीएसएनएल वाले ने उससे बोला रिलायंस वाले से, तू हमें दे दे।
तो रिलायंस वाला कहता है हम ऐसे कैसे दे देंगे, हाँ 500 करोड़ देंगे, अगर तू अपना डायरेक्टर ट्रांसफर कर दे तो, मैनेजर ट्रांसफर कर दे तो, मैनेजमेंट का हिस्सा ट्रांसफर कर दे तो। उसने कहा ठीक है लाओ 500 करोड़। उसे 500 करोड़ लिए गया, डायरेक्टर के कान में बोला जा, जो कमाल तूने हमारी कंपनी में किया है वही उससे ज्यादा कमाल उस कंपनी में करके दिखा, तेरे को हम 1000 करोड़ देंगे वापस। समझे मेरी बात, क्लियर है? तो कहने का मतलब ऐसे भी ट्रांसफर होते हैं। क्या है आखिर ये 500 करोड़ जो कंपनी को मिला, क्यों मिला? क्योंकि अब उसके बिजनेस का उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जो उस मैनेजमेंट के रहने पर था। हाँ या ना? तो उस सेक्रीफाइस के अगेंस्ट, उस बिजनेस लॉस के अगेंस्ट वो 500 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज योर पीजीबीपी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? वो रहता तो मेरे बिजनेस में फायदा होता। उस लॉस को सहना है तो कुछ फायदा मिल रहा है 500 करोड़, वो हमारे लिए पीजीबीपी। आते हैं अब, बिजनेस में दोनों बिजनेस शामिल होते हैं, नॉर्मल बिजनेस भी शामिल होता है और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस भी शामिल होता है। ये नॉर्मल बिजनेस क्या है और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या है, बता सकते हो स्पेक्यूलेशन क्या होता है? हाँ, स्पेक्यूलेटिव, स्टॉक मार्केट क्या है? ट्रेडिंग क्या है स्टॉक मार्केट में, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, ये सब क्या है? स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर डिपेंड करते हैं। बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के अगर हम किसी चीज पर प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं तो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कहलाता है। बिना एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी के अगर हम कोई प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं तो वो हमारा स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। बात समझ में आई? ऐसे कैसे पॉसिबल? चीनी का रेट बढ़ने वाला है, तुमने कहा नहीं चीनी का रेट कम होने वाला है, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं सट्टा। नहीं समझे? तो ये क्या है? स्पेक्यूलेशन। उसमें जो प्रॉफिट कमाएगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, चीनी थोड़ी मिलेगी, चीनी तो हवा हवाई है कि नहीं? उसको बेस रख करके स्पेक्यूलेशन किया गया। जस्ट लाइक योर शेयर मार्केट, जहां बिना फिजिकल डिलीवरी के ही हमारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है और सेटल्ड होता है। क्लियर? अ ट्रांजेक्शन इन विच, a transaction in which a company for the purchase or sale of any commodity including stock and share is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery, otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts, this is known as speculation business। अगर कोई कंपनी स्टॉक में परचेज और सेल करती है, शेयर्स में ट्रेडिंग करती है, तो जिस लिमिट तक वो ट्रेडिंग करेगी उस लिमिट तक हम उसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का नाम देंगे। कंपनी के केस में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनी ओनली। कहा गया कि द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी, हाँ 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 हाँ, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, वो बैंकिंग कंपनी, एक तरह से ट्रेडिंग का काम नहीं करती शेयर्स का। मान लो मेरा काम नहीं है ट्रेडिंग में शेयर्स करना, शेयर्स में ट्रेड करना मेरा काम नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग करना मेरा काम नहीं है, कि मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, मैं अदर देन दीज टू हूं, इन दोनों के अलावा हूं, मैं एक नॉर्मल कंपनी हूं जो माउस बनाने का काम करती है, मोबाइल बनाने का काम करती है, ठीक है ना? अगर वो कंपनी स्टॉक में ट्रेडिंग करती है परचेज और सेल, तो जितना हिस्सा वो परचेज और सेल करेगी उसको हम उस लिमिट तक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कंसिडर करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन नंबर दिया हुआ है सेक्शन 73 में, तुम लोग पढ़ोगे आगे। ठीक है ना? पक्की बात? अभी इसके लिए दिमाग ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है बिना फिजिकल एक्चुअली डिलीवरी के कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाना स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर। मैंने सेक्शन 28 बताया, देखो इधर, ये चार्जिंग सेक्शन था, क्या था?
अब आते हैं, हम बात करेंगे सेक्शन 29 की। ये बताता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट करें? पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट करें? मेरी तरफ इस तरह ना देखो, सेक्शन 3243 की ओर देखो। ये किसने बोला? सब लोग उसको देखने लगे। सब लोग उसको देखने लगे सेक्शन 29, तो उसने यही गाना गाया कि मेरी तरफ इस तरह ना देखो, 30 से 43 डी तक का कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा पीजीबी। तुम लोग को गाना याद आ गया होगा। समझ में आई बात? खत्म हो गया 29। सेक्शन 30 क्या कहता है? अब हिसाब किताब यहां से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का यूज आप बिजनेस के लिए करते हैं या प्रोफेशन के लिए करते हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है तो उसका यूज कहाँ कर रहे हैं? बिजनेस और प्रोफेशन में। और अगर आपने इस बिल्डिंग पर कोई रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किया है, कौन सा एक्सपेंडिचर किया है, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 30। बस इतना सा ये बोलता है। सर सर रेवेन्यू नेचर में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? पहला, रिपेयर, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अलावा तो कोई खर्चा होता नहीं नॉर्मली। नॉर्मली देखो तो बिल्डिंग पर यही चार खर्चे होते हैं, या तो रेंट जाएगा, या रिपेयर जाएगा, या इंश्योरेंस जाएगा, या तो टैक्स जाएगा। किस सेक्शन में अलाउड होंगे? कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा यहां अलाउड नहीं होगा, याद रखेंगे आप। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा या क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये अलाउड का क्या मतलब है, ये डिस अलाउड का क्या मतलब है? अब देखते हैं 2 मिनट में। तो हमारा ये खर्चा मिलेगा, छूट मिलेगी, खर्चा करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा क्या? रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्स का। लेकिन आप अगर कैपिटल नेचर का कोई खर्च करेंगे तो यहां बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई पर्सनल नेचर का खर्च किया है, अगर प्रॉपर्टी कोई पर्सनल नेचर की यूज हो रही है, उस पर खर्च करें तो नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है केवल उसी पर ही मिलेगा। अब याद आया होगा, हाउस प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि वो हाउस प्रॉपर्टी काट देते थे हम लोग जब कोई बिजनेस में एसेट यूज होती थी। कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज होती थी, हम उसको कट कर देते थे। मैं कहता था चलो जब आएगा पीजीबीपी उस समय देखेंगे। ये वही है। ये वही है जो कहता है कि आपने कोई रेंट का खर्चा किया, रिपेयर का खर्चा किया है, इंश्योरेंस और टैक्सेस का खर्चा किया, यस यू कैन गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 30 एज अ डिडक्शन। ये अलाउड का क्या मतलब है? अब अगर याद करो, मैंने तुम लोग को लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि मैं बार बार पीएल का नाम लूंगा, लेकिन तुम लोग बार बार पीएल को भूल जाओगे। केवल समझाने के पर्पज से मैं बताऊंगा, इसका और कोई पर्पस नहीं रहेगा। क्या कहता है कि अगर आपकी कोई इनकम है, ये सेल है, ये परचेज है, ये जीपी है, ये ट्रांसफर कर दिया जीपी, यहां पर आप एक्सपेंसेस लिखते हैं। मान लो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग। मान लो ये 1 लाख रुपए का जीपी है, 5,000 रुपए का रिपेयर है, 8,000 रुपए का रेंट है। नेट प्रॉफिट कितना बचा, बता सकते हो?
87,000। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि दीज एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड टू यू, इन एक्सपेंडिचर को तुम्हें अलाउ किया गया है, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ये वो खर्चा है जिसका बेनिफिट आप ले रहे हैं एज एन एक्सपेंडिचर। अगर मैं कहूं ये खर्चा अलाउड ही नहीं है, मान लेते हैं ये खर्चा अलाउड ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये खर्चा अलाउड नहीं है, तो हम इसको डिसअलाउ करते हैं ना बाबा ना, आप जो डेबिट किए ना गलत किए। बताओ अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 1 लाख। यानी आपको इन खर्चों का बेनिफिट नहीं मिला। वैल्यू वे जस्ट कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी, यू वे गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन। हाँ या ना? जब आप डिडक्शन की तरफ खर्चा अलाउ करवा रहे हैं, दिस इज एन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, और यू कैन से दैट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स। यस और नो? हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? है? ये ट्रांसफर हुआ होगा ना यहाँ से। ठीक है ना? क्लियर है? इसको हम कहते हैं डिडक्शन मिलना, जब हमें मिल जाता है तो। ये अगर ऐसे हो तो हमारा पी प्रॉफिट कितना है? 87,000, दैट इज ओके। इसका मतलब 13,000 का डिडक्शन मिल गया, मुझे वो बेनिफिट मिल गया, मैंने खर्चा सही सही किया था जेन्युइनली। अब समझ में आया अलाउड किसको कहते हैं? हाँ या ना? मैं कहता नहीं नहीं, ये केवल खर्चा नहीं मिलेगा, डिसअलाउ होगा, ये इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना होता? प्लस 5,000 ऐड हो जाता, 92,000। समझ में आई बात? हाँ या ना? यानी ये खर्चा डिसअलाउ हो गया। चल सकते हैं आगे। सेक्शन 31 की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अगर आप इन दोनों पर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं, किस नेचर का? और बिजनेस और प्रोफेशन में ये प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर यूज होते हैं, तो आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। किसका डिडक्शन मिलेगा? ये रिपेयर का और इंश्योरेंस प्रीमियम का। किसका किसका? रिपेयर का और इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने, सुन लो बाबू, कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर बिजनेस में यूज किया है या प्रोफेशन में यूज किया, और उस पे आपने रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा किया है, रेवेन्यू नेचर का है, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। किस सेक्शन में? 31 में। लेकिन सर अब एक प्रॉब्लम आ गई, आपने यहां भी रिपेयर लिखा, यहां भी रिपेयर लिखा, यहां भी इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां भी इंश्योरेंस। आखिर इन दोनों ने ऐसी क्या गलती की थी जिसका डिडक्शन यहां नहीं मिला? आएगा कि नहीं सवाल? पक्का? आएगा सवाल? इसके लिए सेक्शन 37 कहता है, मैं हूं ना, है कि नहीं? अरे हाँ, कौन सा गाना था, किसका है ये? तुमको इंतजार में हूं ना, ये है इंतजार मत करो। सेक्शन 37 है। ये कहता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर है, नॉट incurred फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, किसके लिए खर्च किया गया है?
यानी रेवेन्यू नेचर का है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए खर्च किया गया है, incurred during the previous year, not of capital nature, not of personal nature, and not allowed under section 30 to 36. सुन लो, अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस के लिए किया गया है, रेवेन्यू नेचर का है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, पर्सनल नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, और 30 से 36 तक किसी भी डिडक्शन ने हाँ नहीं बोला था उसको, तो 37 कहता है मैं हूं ना। अब बात समझ में आई ये क्यों बोलता है? इसको हम लोग रेजिड्यूअल सेक्शन भी बोलते हैं, रेजिड्यूअल सेक्शन। अब तुम लोग को सेक्शन 37 भी हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक कितने सेक्शंस देखे सर? हम लोगों ने सेक्शन 28 देख लिया जिसमें चार्जिंग सेक्शन बताया गया था। 29 देखा, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, कहता है हमारी तरफ मत देखो, 30 से 43D तक को देखो, 30 to 43D तक का कैलकुलेशन कर लो, पीजीबीपी आ जाएगा। यानी हम लोग को कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे करके सब पढ़ने, बीच में और भी एबीसीडी आएंगे, ठीक है ना? अच्छा, सेक्शन 30 कहता है कि अगर आपने बिल्डिंग कोई बिजनेस के लिए यूज की है और उस पर रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस और टैक्सेस का। कैपिटल नेचर का ना हो, पर्सनल नेचर का ना हो, मिल जाएगा। 31 कहता है कि भैया अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर पर कोई एक्सपेंडिचर किया है रेवेन्यू नेचर का, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा 31 में, लेकिन केवल रिपेयर और इंश्योरेंस, रेंट और टैक्स के लिए ओ सेक्शन 37 कहता है मैं हूं ना। क्योंकि ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई बिजनेस नेचर का, बिजनेस पर कोई खर्च किया है, रेवेन्यू नेचर का खर्च किया है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, प्रीवियस ईयर में किया है, और 30 से 36 में अलाउड नहीं है, तो 37 कहता है मैं हूं ना, बात खत्म है। यानी 37 अलाउ कर देगा किसको? किसको? रेंट और टैक्स। तो रेंट और टैक्स यहां पर अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आया तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आने वाले पूरे 3 सेशंस ले लेगा, केवल एक टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग कहते थे या कहते हैं, हाँ, क्या लिखा है मैंने? ये बीपी हाई करने वाला होता है। इवन फाइनल के भी बच्चों से पूछ लें या जो प्रैक्टिसिंग है उनसे पूछ लो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। क्या नहीं क्लियर है? कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर रखो, हम तो ये मानकर चलेंगे ये मेरे लिए बोनस मार्क्स। जरा देखा जाए क्या है। तुम लोग डेप्रिसिएशन तो जानते ही, नहीं जानते हो? कितने मेथड थे डेप्रिसिएशन के? कुछ ऐसा ही तो यहाँ पर भी तो होगा। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन होता है, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखना।
ये वाला डेप्रिसिएशन और जो अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सेक्शन 32 क्या कहता है, पहले तो ये समझ लिया जाए। ये कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। पहली गड़बड़ी तो यहीं पर स्टार्ट हो गई, पहली लाइन में ही। ये कहता है हम इनटेंजिबल एसेट्स की भी बात करते हैं, जबकि जो डेप्रिसिएशन तुम लोग जानते हो वो केवल टेंजिबल एसेट्स की बात करता है। अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन केवल टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन की बात करता था। यानी इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन इनटेंजिबल एसेट पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। सुन लो, इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, यानी टेंजिबल पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा और depreciation shall be allowed to the owner of the asset. Owner includes हाँ फ्रैक्शनल ओनर। कौन सा ओनर? जो फ्रैक्शनल ओनर होगा उसको भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब ये फ्रैक्शनल ओनर क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ओनर ऑफ द एसेट जिसमें फ्रैक्शनल ओनर शामिल है बाय यूजिंग डब्ल्यूडीवी मेथड। ओ अकाउंट कहता था डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करो या फिर एसएलएम मेथड यूज करो, यही तो बोलता था। अकाउंट क्या बोलता था? डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करो या एसएलएम मेथड यूज करो। इनकम टैक्स कहता है ना बाबा ना, डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज करना है आपको। एसएलएम मेथड केवल एक जगह यूज कर सकते हैं, पावर जनरेटिंग प्लांट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स पर। केवल वही लोग एसएलएम मेथड यूज कर सकते हैं जो पावर जनरेट करते हैं, उनके अलावा किसी को भी एसएलएम मेथड नहीं मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? तो इसका मतलब हम यही मानकर चलें कि सबको डब्ल्यूडीबी मेथड मिलता है नॉर्मली, एसएलएम मेथड यहां कहीं नहीं मिलेगा। और जो डब्ल्यूडीबी मेथड यूज होता है ये वो वाला डब्ल्यूडीबी मेथड नहीं है जो आप लोग जानते हैं। ये कहता है आपको ब्लॉक ऑफ एसेट पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। किस पर? ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स आएंगी उनका जो डब्ल्यूडीवी होगा उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल एसेट। इंडिविजुअल एसेट्स पर नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन, आपको ब्लॉक्स पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? ब्लॉक्स पर। अब ठीक है ना, ब्लॉक्स पर मिलेगा। आएंगे आएंगे, चिंता, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। मैंने कहा ना 3 लेक्चर तो पूरा ले जाएगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ।
मैंने कहा इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द ओनर, ओनर इंक्लूड्स फ्रैक्शनल, टू द ओनर ऑफ द एसेट बाय यूजिंग डब्ल्यूडीपी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन a block of asset by applying the prescribed rates of depreciation. Is it clear? हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शनल ओनर की। किसकी? मेरा मैंने एक प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उसका केवल ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और ये मैंने रेंट पर लिया हुआ है। मैं इसका 50,000 पर मंथ रेंट देता हूं। क्लियर? पक्का? डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा क्या? मिलेगा। काहे को मिलेगा? मैं ओनर हूं क्या एसेट का? मैं किराया देता हूं भाई। मैं एसेट का ओनर थोड़ी हूं, मैं तो किराएदार हूं। मुझे किराए का बेनिफिट मिलेगा 50,000 पर मंथ। किस सेक्शन में? 30 में। सेक्शन 30 में रेंट का डिडक्शन आपको मिलता है। आप अपना पीएल में से माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेंट डेप्रिसिएशन उसको मिलेगा जो मालिक है, जिसने हमें किराए पर दिया है। पक्का? मैंने मालिक से बात की और मैंने कहा भाई फर्स्ट फ्लोर की जरूरत है हमको। किसकी जरूरत है? और फर्स्ट फ्लोर मुझे बनाने का मौका दो। मैं आपको किराया दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिजनेस करने दो, मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाने दो। मैंने 5 लाख रुपए फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में खर्च किए। हु स्पेंड दिस एक्सपेंडिचर? टेनेंट। किराएदार ने ये 5 लाख रुपए खर्च किए। किस पर्पजेस के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लोर। हाँ या ना? ये किसका बिल्डिंग तैयार हुआ फर्स्ट फ्लोर? मेरा या मकान मालिक का? मकान मालिक का। ओनर कौन है? मालिक। 5 लाख मैंने खर्च किए, तैयार किसका हुआ बिल्डिंग? मालिक का। किराया कौन लेगा? मालिक। ये जो 5 लाख मैंने खर्च किए उसने कुछ नहीं खर्च किया, तो डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अजीब लग रहा है ना? हाँ। अगर मैंने कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया, आप जरा ढंग से सुन लो एक बात। पूरा इनकम टैक्स जगह जगह ये बोलेगा अगर किसी ने कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया है, तो उसका डिडक्शन उसको मिलेगा। चाहे डेप्रिसिएशन के नाम से मिले, चाहे किसी और नाम से मिले, उसको मिलेगा। मैंने क्या बोला? चाहे डेप्रिसिएशन के नाम से डिडक्शन मिले, चाहे किसी और नाम से डिडक्शन मिले, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, आई हैव कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर, आई हैव कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर ऑन द लैंडलॉर्ड्स लैंड। आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं ओनर हूं ही नहीं। आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट द डेप्रिसिएशन इन अ नॉर्मल वे, जो कि आप लोग जानते हैं। मुझे नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स कहता है यू आर द फ्रैक्शनल ओनर बिकॉज यू हैव एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। हाँ या ना? ये आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल नेचर का। लेकिन मैं ओनर तो हूं ही नहीं उस एसेट का। आई वुड बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शनल ओनर टू दैट एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दैट्स इट। अब मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा उस 5 लाख पर। मैं ओनर नहीं हूं उसके अलावा, उसके बावजूद। हाँ या ना? फ्रैक्शनल ओनर समझ में आया कि अगर मैं कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर करता हूं, इवन तो आई एम नॉट द लीगल ओनर ऑफ द एसेट, बट आई कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मी विच इज ऑफ अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। दैट्स इट। इसके आगे कुछ सोचना नहीं। मैंने कहा पूरे इनकम टैक्स में बार बार ये आएगा, अगर आपने कोई कैपिटल लेजर का एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको डेप्रिसिएशन या किसी और नाम से डिडक्शन मिल जाएगा, बस ना। खर्चा किया है तो बेनिफिट लो। अच्छा सर, ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होते हैं?
इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, ब्लॉक ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हमको किस वैल्यू पर मिलता है? ब्लॉक ऑफ एसेट पर। किस पर? इंडिविजुअल एसेट्स पर नहीं मिलेगा, किस पर मिलेगा? तो पहले तो ये समझ में आया ब्लॉक ऑफ एसेट होता क्या है, हाँ या ना? ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स। इंडिविजुअल पर नहीं मिलता, किस पर मिलता है? ग्रुप ऑफ एसेट्स पर मिलता है। ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट्स which falls under the same category and on which same rate of depreciation is applied. समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या बोलता है? Block of asset means the group of asset which falls under the same category and on which the same rate of depreciation is applicable. सेम कैटेगरी और सेम डेप्रिसिएशन। अब प्रॉब्लम ये आती है कैटेगरी का क्या मतलब है इसमें? इसमें कैटेगरी का क्या मतलब है? सुनो इधर, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो जिस तरह आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना, कोई भी इनकम कमा लो इन्हीं 5 में जाएगी। कोई भी इनकम कमा लो इन्हीं, मालूम है ना? पक्का ना? इसी तरह कोई भी एसेट हो इन 5 के अंदर ही होगी। मैंने क्या बोला? कोई भी एसेट्स इन 5 के अंदर ही होगी। पहला होगा बिल्डिंग, दूसरा होगा, हाँ, दूसरा होगा प्लांट। सेकंड कैटेगरी नहीं होती, ये थर्ड कैटेगरी में आता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर सेकंड, प्लांट्स, शिप्स, और लास्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें एक अमेंडमेंट भी है, अभी मैं अमेंडमेंट के पीछे नहीं हूँ, एक बार बेसिक कवर हो जाए फिर मैं अमेंडमेंट बताऊंगा, ठीक है ना? चलो, ये 5 कैटेगरीज हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट्स, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बोलो भाई। मेरे पास बिल्डिंग ए है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%। मेरे पास प्लांट बी है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%। बताओ एक ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं? सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड। क्यों? कैटेगरी अलग अलग है ना? पक्की बात है ना? यानी 2 ब्लॉक्स बनेंगे अलग अलग। एक ब्लॉक बनेगा बिल्डिंग का 10% वाला, एक ब्लॉक बनेगा प्लांट का 10% वाला। बात समझ में आई? ऐसा नहीं केवल डेप्रिसिएशन रेट्स को देखना है, ना 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 ना, कैटेगरी भी देखनी है, ये अलग अलग कैटेगरी का, दोनों सेम होना चाहिए। अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग बी भी है
जिस पर डेप्रिसिएशन है 10%, और मेरे पास एक बिल्डिंग सी है और उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 15%। बताओ। दो ब्लॉक्स बनेंगे, दो कैटेगरी नहीं, दो ब्लॉक्स बनेंगे। एक ब्लॉक बनेगा हमारा बिल्डिंग ए और बी के लिए, क्योंकि बिल्डिंग सेम कैटेगरी है और दोनों पर डेप्रिसिएशन रेट सेम है, एक जगह जोड़ दो। ये सिंगल ब्लॉक हो गया। अब इस पर डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करो। अब बात समझ में आई? अरे हाँ, अब इस पर डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करो। दूसरा ब्लॉक बनाएंगे आप इसका, और इस पर अलग से। हाँ बोलो। फिर आ रहे हैं, यही तो कहानी बतानी है ना मेरे लाल, 3 दिन किस लिए जाएंगे आपके। मैंने यहां साफ साफ लिख दिया, नॉट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हम लोग का जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो इंडिविजुअल एसेट्स पर नहीं मिलेगा। ये दिमाग से निकाल लो, अकाउंट्स गया भाड़ में। बार बार जब मैं तुम लोग को कुछ पढ़ाऊंगा, तुम लोग बार बार कहाँ जाओगे, और बार बार हम लोग को तुम लोग को खींच करके कहाँ लाना पड़ेगा, टैक्सेशन में। ठीक है ना? और मैं डिफरेंस लिखवाऊंगा, चिंता मत करना। एक बार कहानी क्लियर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आनी। शुरू के 3-4 क्वेश्चन तो तुम लोग को ऐसे लगेंगे जैसे मतलब क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ आता ही नहीं है सर को। ठीक है ना? शुरू के 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, लेकिन जब 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद लगेगा अच्छा यही था क्या, मालूम ही नहीं था। लेकिन अजीब लगेगा, किसी को अजीबो गरीब लगेगा। चलो, अब ब्लॉक समझ में आया। एक क्वेश्चन दें ब्लॉक ऑफ एसेट पर, कर लोगे, ब्लॉक्स बना लोगे। ब्लॉक्स बनाओगे, इतने पर ही पता चल जाएगा। हम्म। ऐसे ही बता दो तुम लोग। बिल्डिंग के कितने? 4। पक्का ना? हाँ, 3 ब्लॉक बनेंगे। ये 10%, 10% सेम है, बिल्डिंग सेम है। अरे हाँ, तो इसका एक ब्लॉक बनेगा। कितने का ब्लॉक बनेगा ये? रुपए में 7 लाख का। हाँ या ना? अच्छा। और एक ब्लॉक बनेगा हमारा ये, इसको हम कहेंगे ब्लॉक 1। ए एंड सी मिलाकर 7 लाख का। ब्लॉक 2, बी, 8 लाख का।
और ब्लॉक 3 डी का 3 लाख का। इस पर रेट्स है 15%, इस पर है 10%, इस पर है, अब समझ में आया? सेम कैटेगरी एंड सेम रेट एक साथ जोड़ लिया। इस पे देखो प्लांट में ब्लॉक 1 बनेगा प्लांट पर, कौन कौन सी 15 15 दो आ जाएंगे, तो ई एंड एफ कितने रुपए का, 15% के हिसाब से, और जी एच दो अलग अलग बन जाएंगे, 5 लाख और 4 लाख, 10% और 50%। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। शिप्स तुरंत एक ब्लॉक 3 बन जाएगा, ब्लॉक 1 बनेगा इसका केवल 20% के हिसाब से 10 लाख का, और इसमें भी एक ही ब्लॉक बन जाएगा 25% के रेट से 7 लाख। समझ में आई बात? टोटल अगर ब्लॉक्स देखो कितने बने, तो 3 3 6, टोटल 6 ब्लॉक बने अलग अलग एसेट्स का मतलब। हाँ बोलते। भाई पुराना वाला ये समझना है, ये बिल्डिंग का ये 80,000 20% है, ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, तो इसका तो प्रूफ नहीं था नहीं बन पाया, जरूरी थोड़ी है बनाए। ये क्यों सोचते हो केवल इसमें 3 ही एसेट्स होंगे, हो सकता है प्लांट मेरे पास 100 हो, 100 प्लांट्स, तो तुम इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब पर डेप्रिसिएशन लगाओगे अकाउंट्स पे। यहाँ ब्लॉक्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, जितने पर 15% आएगा तो सब 15% वाली एसेट्स को एक साथ जोड़ लो, अब उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। जैसे ये इंडिविजुअल तब इंडिविजुअल लगाओ, तो उस पे लगा सकते हैं। हाँ लगाओ, हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये ब्लॉक बना, ब्लॉक 2 बना, दिस इज नॉट नाउ अ इंडिविजुअल एसेट। मान लो फ्यूचर में तुमने एसेट खरीदी एफ कोई, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% और वो बिल्डिंग है, तो वो जाकर इसमें जुड़ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? वो उस ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगी, उसको इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। अब है केवल एक ही एसेट बी, लेकिन अब हम उसको एक एसेट नहीं बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे, उसको ब्लॉक बोलेंगे। अब क्लियर है? समझ में आया ये? तो मैंने अब तक बताया सेक्शन 32 इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट इंक्लूड्स अ फ्रैक्शनल ओनर by using WDV method of depreciation on block of assets and not on individual basis by applying the prescribed rates of depreciation। अब ये prescribed rates क्या है depreciation के, जरा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसको पिक करें, उसके डेप्रिसिएशन रेट्स देख लें, बोलो ना। अच्छा, अगर बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, किसके पर्पस के लिए, तो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से। कितने के हिसाब से? और अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है या प्रोफेशनल यूज के लिए, तो उस पर लगेगा 10%। और अगर ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है, तो उस पर लगेगा 40%। ठीक, ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं?
मालूम है? नहीं। मुगले आजम देखी है? उसका गाना हमें बताना, और जब नहीं देखी तो फिर बेकार है बताना। जो फिल्म सिटीज होती हैं ये लोग टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, परमानेंट नहीं होते। जो स्टूडियो वगैरह होते हैं ना, ये टेम्पोरेरी होते हैं। क्या होते हैं ये? बिल्डिंग बन गई, शूटिंग खत्म, चलो बिल्डिंग तोड़ो, अब नई बिल्डिंग बनाएंगे, नया सेट क्रिएट करेंगे। ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन पर मिलता कितना है? पहले ये 100%। पहले ये कितना था? 2 साल पहले तक ये कितना था? उसके बाद एक सर्कुलर आया, सीधे कहा कि नहीं भैया, मैक्सिमम लिमिट हम 40% से ज्यादा नहीं दे सकते। तो पहले टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर पर 100% था, अब ये 40% है। इज इट क्लियर? तो अब अगर हम कहें बिल्डिंग में तुम्हें 3 तरह के डेप्रिसिएशन मिलेंगे, मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था उसको लकीर के फकीर मत बन जाना कि तो सर 20 क्यों लिख दिया था, 15 क्यों लिख दिया था, वो उस पर मत जाना, वो तो केवल एग्जाम्पल था तुम लोग को समझाने के लिए। बिल्डिंग में आपको 3 ही रेट नॉर्मली मिलेंगे, 5%, 10% एंड 40%। 5%, 10% एंड 40%। 5% जब रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बिल्डिंग यूज होती है, 10% जब आपका बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है, और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर 40% का डेप्रिसिएशन रेट मिलता है। देखें इधर, अगर हम कहें रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 5%, जनरल यानी बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से 10%, और टेम्पोरेरी है आपका 40%। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? सरकार को टैक्स चाहिए होता है, और क्या। ज्यादा डिडक्शन ले लोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, है कि नहीं? 40% लोगे तो 60% का जो डेप्रिसिएशन बचा वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिलने लगेगा। एसेट का नेचर अलग अलग है। अब ये एसेट तोड़ ताड़ कर फेंक दोगे। मैंने कहा ना, पहले कहानी हम बताते थे, मुगले आजम की कहानी बताते थे, उस समय के बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बना था, उस मूवी को बनाने के चक्कर में जो सेटअप बना था, हर जगह शीशा शीशा ग्लास लगा दिया गया था। और जब डांस किया था, जब प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग चल रहा था, तो तुम लोगों ने देखा होगा हर एक ग्लास में उसका पिक नजर आ रहा था, मतलब मूवमेंट नजर आ रहा था। कैमरामैन नजर नहीं आ रहा था। सोचो, एक स्पेशली डिजाइन किया गया था, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, लाखों रुपए खर्च किए गए थे उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। तो जब पिक्चर पूरी हुई तो अब डेप्रिसिएशन लेना था। अब डेप्रिसिएशन लेना है तो उसके लिए बिल्डिंग को गिराना जरूरी है। लोगों ने कहा भाई हम लोग देखेंगे, बिल्डिंग को अंदर जा जाकर देखेंगे, हम लोग अपने पिक्चर्स देखेंगे लाखों में। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जब तक गिराओ नहीं डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो फिलहाल उसको गिराना पड़ा उस समय, और तब जाकर डेप्रिसिएशन अलाउड हुआ था। जनता की मांग पर भी उसको रोका नहीं गया। समझे मेरी बात? अब इसको मैक्सिमम लिमिट दे दिया गया है 40%। अच्छा, बिल्डिंग के बाद आते हैं फर्नीचर पे। उसका सिंपल एक ही है, 10%, बात ही खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फर्नीचर पर। फर्नीचर पर सीधे सीधे डेप्रिसिएशन रेट है, आपको याद रखना है 10%। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ, पर एनम बता रहा हूँ, पर मंथ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्या बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, दिमाग में से निकाल देना। अब आने तो धीरे धीरे, अभी इतना चुल्ल की मची हुई है तुरंत पूछने की। क्वेश्चन पूछ रहे ताकि चुल्ल मचे, है कि नहीं? देखो इधर, तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। जो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी पर रेट है ना, नॉर्मली, वो 15% है। कितना है? दैट्स इट।
नॉर्मल। कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स पर मैक्सिमम 40% हो चुका है। पहले ये 60% मिलता था, अब कितना मिलता है? मैक्सिमम लिमिट ही गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी 40। जिसका भी 40 के ऊपर था सबको डाउन करके कहां तक ले आया? 40%। क्लियर है? बुक्स, जब ये बुक्स प्रोफेशनल पर्पस की होती थी तो हमको 100% मिल जाता था। अब सीए ने कोई बुक खरीदी 10,000 की इनकम टैक्स की, 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में, क्योंकि अगले साल तो यूज नहीं होनी। तो मैंने कहा जो भी 40% के ऊपर थी सबको कहां तक ला दिया गया? 40% तक। बुक्स को भी कहां तक ला दिया गया? 40% तक। इसमें ट्रक्स आ रही होंगी, कौन सी? ट्रक्स। मोटर बसेस कितना है? 30%। अच्छा, एक और ऐड कर लो, शायद उसमें छूट गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। पहले गवर्नमेंट इस पर 100% देती थी, अब कितना देगी? मैक्सिमम 40%। ठीक है ना? अब आपको इतने डेप्रिसिएशन रेट्स याद होने चाहिए, बात खत्म। बिल्डिंग पर मैंने कहा या तो 5% होगा, या 10% होगा, या 40% होगा। फर्नीचर पर 10% है, प्लांट एंड मशीन पर 15 है, 40 है, 40 है, 30 है, 40 है, मोटर ट्रक्स वगैरह पर 30 है बस। अच्छा, शिप्स की बात करें तो उसमें सिंपल एक ही है, 20%। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें, सिंपल है, एक ही है, 25%। बस इतना है। ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके अलावा भी बहुत सारे रेट्स हैं, हम लोग वहां नहीं जा रहे। जो आपके काम लायक है वो ये। एग्जाम में दिया हो रेट्स, ना दिया हो, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? याद रहेंगे। Yes. अब मैं तुम लोग से एक चीज पूछूं, गलत गलत जवाब दोगे कि नहीं? इसका मतलब बता दो। हम्म, हाँ, बोलो भाई। घर के लिए उस पर हम लोग को कितना मिलेगा घर के लिए? अच्छा, पढ़ क्या रहे हो? तो पीजीबीपी में रहना कहाँ होता है हमको ये बता दो। और जो रहने वाला घर होता है उसके लिए तो हाउस प्रॉपर्टी बना हुआ है। फिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, स्टाफ क्वार्टर होता है? नहीं होता। गेस्ट हाउस होता है? ये उसके लिए बोल रहा है। ये रहने वाला घर नहीं है जहां मालिक, उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर बना हुआ है। उधर तुम लोग देख चुके हो। ये है स्टाफ क्वार्टर हुए, गेस्ट हाउस हुए, जो रहने के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन रहने के लिए। तो वहां पर हमारा डेप्रिसिएशन रेट कितना लग जाएगा? 5%। और नॉर्मल बिजनेस में जो गोडाउन होते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ फैक्ट्री काम हो रहा है, वहां पर 10% लगेगा। बात खत्म। यूज तो सब बिल्ड बिजनेस में ही हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिजनेस के बाहर की है। दिमाग में ये बात बैठा लेना। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिजनेस के बाहर की बिल्डिंग है। ठीक है ना? रेट्स याद रहेंगे। अब हम इस डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को दोबारा एक बार पढ़ते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, तो अब ये समझ में आ गया, इनटेंजिबल पर तो हमारा सीधे 25% डेप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट, फ्रैक्शनल ओनर को भी यहाँ शामिल किया जाएगा। बाय यूजिंग डब्ल्यूडीबी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ एसएलएम मेथड केवल एक ही जगह यूज होता है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स में।
और ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, हाँ इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं मिलेगा, ब्लॉक्स बनेंगे, ब्लॉक्स ऑफ और प्रेस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक्स ऑफ एसेट की डेफिनेशन का मैंने बताया सेक्शन 211 में कि ब्लॉक ऑफ एसेट मींस अ ग्रुप ऑफ एसेट व्हिच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन व्हिच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। ये याद रखना है। चले आगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बोलो बाबू। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी कि जो भी एसेट्स हैं इन 5 कैटेगरीज में हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। पक्का? गलती कर दी, मैं थोड़ा बता दिया तुम लोग को, आगे नहीं तो फंसाते। बुक्स कहाँ जाएंगी? देख लिया आखिर। बुक्स कहाँ जाएंगी? वो हमारी प्लांट है, क्या है? बुक्स क्या है? हमारी प्लांट है, मशीन है, क्या है? हैं, अभी अभी तो किए, तुम लोग इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हो? हमने गलती कर दी बताते की बात, उसके बावजूद तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, पूछ भी नहीं रहे थे उस समय। प्लांट देखो ना, बुक्स, प्लांट एंड मशीनरी में मैंने बुक्स लिखा, किसी ने पूछा ही नहीं, उड़ी बाबा। ये मुझे पहले पूछा, मुझे लगा कि तुम लोग जवाब दे दोगे, लेकिन लिखने के बावजूद जवाब नहीं दे पाए। बुक्स हमारी प्लांट होती हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगी। वो बिल्डिंग तो है नहीं, नहीं है ना? शिप है नहीं कि कागज की नाव बना लो। हाँ, इंटेंजिबल है नहीं, फर्नीचर है नहीं, प्लांट ही है। बस वही पूछ रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। जो एसेट कहीं ना जाए वो प्लांट एंड मशीनरी में जाए, जो इनकम कहीं ना जाए वो अदर सोर्सेज। जिसका कोई नहीं 30 से 36 तक, उसके लिए 37 मैं हूं ना। उसकी ये है, जिसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी कैटेगरी है। अरे समझ में आया? वैसे कुछ बचता नहीं है इसके अलावा। समझ में आई बात? तो उस समय तुम लोग नहीं पूछे थे, गड़बड़ हो गई थी ना। तो बुक्स हमारी प्लांट एंड मशीनरी है। और एक तरह से देखो तो बुक्स के थ्रू ही कोई बिजनेसमैन काम कर सकता है। अगर एक सीए काम कर रहा है तो बिना बुक्स के तो बेकार है, उसके लिए वही प्लांट है, नहीं है? अब एक चीज याद रखना, अमेंडमेंट जो मुझे तुम लोग को बताना है, केवल आधा ही बताऊंगा, पूरा तब बताऊंगा जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन टॉपिक, तभी मैं पूरा बता पाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। मैंने अब तक बोला इंटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन मिलता है, इंटेंजिबल एसेट पर, और मिलता भी था। फाइनेंस एक्ट 2021 के पहले हमको मिलता भी था, गुडविल पर डेप्रिसिएशन मिलता था 25% के हिसाब से। अब क्या दिखा दिया? हेंगा। सीधे सीधे बोल दिया, गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखना है इस चीज को। एक अमेंडमेंट आया जिसमें सीधे सीधे बोल दिया कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैंने कहा लैंड लिखा है, हमको एक बात बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमने कहाँ पर जो कैटेगरी ऑफ एसेट्स हैं 5 लिखवाई है, उसमें कहीं लैंड लिखवाया हो तो बताओ। होता है लैंड डिप्रिसिएट, उसका तरीका दूसरा है। पहले तो ये बताओ कि लैंड मैंने कहीं लिखा है? मैंने बिल्डिंग लिखा है। अकाउंट्स में जब तुम लोग पढ़ते हो, लैंड को भी डेप्रिसिएशन मिलता है इफ इट हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। उस पे भी है सिस्टम, उस लैंड पर भी डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन उसका सिस्टम अलग है, उसका कंसेप्ट अलग है। फिर यहाँ मत ले आओ उसको, ठीक है ना? यहाँ पर भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं है। बात समझ में आई? सुने, द एक्सप्रेशन प्लांट इंक्लूड्स,
प्लांट में क्या क्या शामिल होता है? एक्सप्रेशन प्लांट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ अ प्लांट, द इंजन ऑफ अ व्हीकल, मशीनरी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ मशीनरी, एंड बिल्डिंग इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. However, the plant doesn't include an animal, human body, or stock in trade. Thus, plant includes all goods. Plant includes all goods and chattels, fixed or movable, which a businessman keeps for employment in his business and some degree of durability. Similarly, बिल्डिंग के लिए बोला गया है ब्रिज, कलवर्ट्स, वेल एंड ट्यूबवेल, ये सब बिल्डिंग में कवर होते हैं, ठीक है ना. तो नॉर्मली प्लांट में सारी चीजें शामिल होती हैं जो उसका हिस्सा होती है या किसी प्लांट का हिस्सा होती है, मशीनरी का हिस्सा होती है, उसका पार्ट होता है, उसका इंजन का, ये सारी चीजें शामिल होती हैं. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर जो आपने ये 10%, 10%, 10% लिखा है, इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स कहता है, ढंग से सुनेंगे, इनकम टैक्स कहता है या तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा. क्या मिलेगा? या फिर आपको 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा. हमने एक बिल्डिंग 1 लाख रुपए में खरीदी और 300 दिन यूज हुई. कितने दिन? प्रीवियस ईयर में 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 300 दिन यूज हुई, और उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 20% पर एनम. बता सकते हो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा अकाउंट्स में? अकाउंट्स में तो तुम लोग करोगे 1 लाख का 20%, ये साल भर का हो गया. इसको 300 डेज का अलग कर लो, बोलो ना. यही तो करते थे, ये अकाउंट्स में होता था. 10 दिन एसेट यूज हुई तो 10 दिन, 5 दिन हुई तो 5 दिन, 150 दिन हुई तो 150 डेज, हाँ या ना. लेकिन ये टैक्स में नहीं चलेगा. टैक्स में या तो आपको पूरा नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल मतलब पूरा 20% मिलेगा, या नॉर्मल का आधा मिलेगा, 20% का आधा मिलेगा. इन दो के अलावा तीसरा नहीं हो सकता. इनकम टैक्स में या तो आपको पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, फुल डेप्रिसिएशन जितना आपको चाहिए, या तो उसका आधा मिलेगा. 1/4 नहीं मिल सकता, 1/10 नहीं मिल सकता. मेरी बात क्लियर है? तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन या तो आपको पूरा मिलता है या फिर आधा. कब मिलता है जरा वो बता दीजिए, अपने आप मैटर क्लियर हो जाएगा. अगर हमने कोई एसेट एक्वायर की है, अगर हमने कोई एसेट प्रीवियस ईयर में एक्वायर की है और उसको 180 दिन से कम पुट टू यूज किया है, कितने से? 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो आधा मिलेगा, नहीं तो पूरा मिल जाएगा. जरा देखो, if any asset is acquired during the previous year and put to use for less than 180 days, यानी 179 डेज तक है, कितना? then depreciation restricted to 50% of the normal amount. नॉर्मल डेप्रिसिएशन यूजर से नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आधा मिलेगा, या नॉर्मल रेट का आधा मिलेगा. 20% था तो अब 10% हो जाएगा. वैसे तुम लोग ये मत यूज करना 20% का आधा 10%, तुम लोग 20% का आधा बोलना, ठीक है ना. रेट वही लगेगा 20%, लेकिन अब डेप्रिसिएशन आधा मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि कोई एसेट एक्वायर और पुट टू यूज 180 दिन से कम हुई. तो अब अगर मैं क्वेश्चन दूं तो कर लोगे, बता दोगे कि आधा कब मिलेगा, पूरा कब मिलेगा? पक्का बता लोगे ना, लेकिन गलत जवाब दोगे. करें? देखो,
हम्म। नहीं बताओगे आज? हाफ मतलब कितना? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%। हाँ बताओ, कितना आ जाएगा? अरे बोलो ना। नहीं बोलोगे आज? मैं बोलूं? गलत जवाब है। 37,500 नहीं आएगा। तुम लोगों ने क्या देखकर 7.5 निकाले, हमको जरा वो बता दो। अच्छा, 15 मार्च से लेकर, ओके, 31 मार्च, यानी 15 ही दिन एसेट यूज हुई है ना? गलत जवाब है। हमने एसेट कब खरीदी थी? एक साल से ज्यादा हो गया। हमने एसेट परचेज की है। एसेट पुट टू यूज की है किस प्रीवियस ईयर में? अब बोलो, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कितना है? 15% या 7.5%? क्यों 15? क्यों, क्या दिख गया ऐसा कि अब 15 पर आ गए तुम लोग? अब ऐसा कौन सा चेंजेस आ गया? जल्दी बोलो थोड़ा। आखिर कुछ तो सोच कर बोल रहे होगे ना। दिमाग मत लगाओ, केवल लॉ पर जाओ। कोई एसेट जिसको हमने पिछले साल बाई किया है और पिछले साल ही पुट टू यूज किया है, क्या लिखा है? मैंने देखो एंड पर पहले ही हाईलाइट लगा दिया था। किया था ना? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर द लेस देन 180 डेज। ये एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं है, ये किसी और साल में खरीदी गई है। तुम लोग का आंसर तब सही होता जब ये ना दिया होता और ये 22-23 होता, कि एसेट को खरीदा भी उसी साल और उसी साल पुट टू यूज की। तब तो हम 180 डेज वाला कंसेप्ट लाते हैं। 180 डेज वाला कंसेप्ट वहां नहीं लगेगा जहां खरीदा किसी और साल में, पुट टू यूज किया किसी और साल। तो भले ही यहां पर एक दिन एसेट पुट टू यूज हुआ होता, कितना? केवल एक दिन। यहां केवल एसेट केवल एक दिन पुट टू यूज हुआ हो, 31 मार्च 2023 को, तब भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन दे दोगे, क्योंकि एसेट इज एक्वायर्ड नॉट इन द प्रीवियस ईयर। ये कंडीशन तभी वहां लगती है, 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन व्हेन एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। अब बात समझ में आई? बोलो बोलो। रखे हुए थे ना एक साल से, काय के लिए रखे थे? नहीं रखे किस लिए थे एसेट को अपने पास? लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन उसी साल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिस साल आपने पुट टू यूज किया। आप रखे रहिए एसेट को एक्वायर करके, नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन। लेकिन जिस साल आप पुट टू यूज करेंगे, यू विल स्टार्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। But 50% rate, 50% of the normal depreciation shall applicable only in those situations where these two conditions are satisfied. Number one,
asset is acquired during the previous year and put to use in the same previous year but less than 180 days. Is it clear? लॉ के हम बियॉन्ड नहीं जा सकते. अब तुम अगर इसमें लॉजिक पूछोगी तो लोग बैठे रहते हैं, एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, कोई लैक्यूना मिल जाए, कोई लूप होल्स मिल जाए लॉ में, तो हम उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स बचा सकते. नहीं समझे? आगे ऐसे कई चीजें मिलेंगी जो तुम लोग को थोड़ा इनडाइजेस्टेबल होंगी, लेकिन ठीक है, डाइजेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज लॉ. हम उसके बाहर नहीं जा सकते, कोई उसके बाहर काम नहीं कर सकता. अगर गलत फ्रेम हो गया है तो ठीक है, गलत ही सही, हमारा वहां दिमाग नहीं काम करना चाहिए. नहीं समझे मेरी बात? क्लियर है? तो अगर एसेट एक्वायर किसी और साल है लेकिन प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज है, तो वहां पर वो 50% वाला मेथड नहीं लगेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला ही मेथड लगेगा. अब क्लियर हुआ? अब क्लियर है? तो यहाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूरा 15% मिल जाएगा. डीम्ड बिल्डिंग मैंने ये बता दिया तुम लोगों को. फ्रैक्शनल ओनर, capital expenditure on construction of any structure, renovation, extension, improvement to the building by tenant or lessee is deemed to be the building, is deemed to be the owner of the building, and depreciation is allowed to the tenant and lessee on deemed building. Clear है ना? अब की बात है, ये बता चुके हैं फ्रैक्शनल ओनर. अच्छा सुनो, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम आएंगी. मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, चलो मेरे पास एक इन्वर्टर था, चलो छोड़ दो. मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है. मैंने एक और लैपटॉप बाई कर लिया. सर यूज क्या है? दिख रहा होगा तुमको. सर यूज क्या है? अरे स्टैंड बाई में रखा हुआ है, कभी मान लो खराब हो गया तो तुरंत यूज कर सकते हैं. नहीं समझे मेरी बात? दूसरा तुरंत यूज कर सकते हैं. हमने इसी लैपटॉप को आज तक यूज किया है. ये लैपटॉप आज तक ओपन भी नहीं हुआ, खोला भी नहीं, यूज भी नहीं किया. तो बताओ इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा या इसको जब पुट टू यूज करेंगे तब मिलेगा? वही कह रहे हैं लकीर के फकीर बनी. अरे पुट टू यूज तो हो गया ना, खरीदा ही स्टैंड बाई के लिए. और कोई चीज अगर स्टैंड बाई के लिए खरीदते हैं इसका मतलब वो यूज होना स्टार्ट हो गई, पैसिव यूज हो रहा है उसका. दिल और दिमाग को सुकून है कि चलो ये खराब हो जाएगा तुरंत दूसरा उठा करके काम करने लगेंगे. वो यूज हो रहा है. एक्टिव यूज इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. हु टोल्ड यू दैट कि एक्टिव यूज होना चाहिए? मेरे पास एक इन्वर्टर लगा हुआ है, दूसरा मैंने स्टैंड बाय इन्वर्टर और जनरेटर रख रखा है. जनरेटर रख रखा है, आज तक जनरेटर यूज नहीं हुआ, तो पुट टू यूज नहीं हुआ क्या? पैसिव यूज तो हो रहा है ना. दिमाग में कहीं सेटिस्फेक्शन तो है कि अगर मेरा इन्वर्टर खराब हो गया तुरंत हम अपना जनरेटर यूज कर सकते हैं. यूज मीन्स एक्टिव यूज एज वेल एज पैसिव यूज. मशीन खरीदी स्टैंड बाय के लिए नहीं है, मेन है. मेन मशीन खरीदी, अब यूज ही नहीं किए तो पुट टू यूज हुआ ही नहीं. बात समझे? अगर मैं जनरेटर कल खरीद लूं, मेरे पास इन्वर्टर है, जनरेटर मैं कल खरीद लूं, इन्वर्टर है जनरेटर खरीद लूं इस बेसिस पर कि लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर खराब हो गया तो मेरा जनरेटर यूज होगा, इट मींस वी हैव स्टार्टेड टू यूज इट इवन दो एक्टिव यूज इज नॉट देयर. बात समझ में आई? पैसिव यूज तो हो रहा है. अब समझ में आई? समझ में आया? ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग को याद रखने हैं. अब जैसे डेफिनेशन ऑफ प्लांट हो गई, ब्लॉक ऑफ एसेट हो गया, इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने ये सारे करवा दिए, एक्टिव यूज और पैसिव यूज करवा दिया, दैट इज ओके. बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ही देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है. याद रखो अभी तक तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का डी भी नहीं स्टार्ट किया, केवल बेसिक पे ही चलते चले गए. ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट समझेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट पे, और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे तुम लोग का दिमाग अपने हिसाब से काम करना बंद कर देगा. ठीक है? थैंक यू बच्चों.